Welcome class 12. Today we are going to discuss about the forfeiture of shares. In this chapter we will see what is the forfeiture of shares. Before that we have seen the call on shares. Okay, so let's start what is the forfeiture of shares. If a shareholder fails to pay calls on share within a certain period, the board of directors, if authorized by the articles of association, can forfeit, means he can take away the ownership of a member. This is called a forfeiture of shares. Means if shareholder हु इज़ द इन्वेस्टर, जिसने कंपनी में इन्वेस्ट किया अपने पैसे को और कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, अगर वो इन्वेस्टर, वो शेयर होल्डर, इफ़ ही फेल टू पे द कॉल ऑन शेयर, व्हाट मीन्स वॉट एवर द कॉल्स मनी, जो भी कॉल मनी है शेयर्स की, अगर वो शेयर होल्डर फेल हो जाता है उसको पे करने में, मीन्स इफ़ ही इज़ अनएबल टू पे the call money of the shares within a certain period, certain मतलब what is the specified period टू पे द कॉल मनी बाय द कंपनी की तरफ से जो भी उन्होंने स्पेसिफिक पीरियड रखा होगा टू पे द कॉल मनी, इफ़ द शेयर होल्डर अनएबल टू pay that call money or if he fail to pay that call money within a specified period or within a given period, so the board of director have the authority, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अथॉरिटी होगी अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा तो, सो इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अथोराइज्ड, सो ही कैन फॉरफिट द शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के शेयर्स को क्या कर सकते हैं, फॉरफिट कर सकते हैं, मीन्स ही कैन टेक अवे द ओनरशिप ऑफ अ मेंबर, वो क्या कर सकते हैं, वो उस शेयर होल्डर से उसकी मेंबरशिप जो है, उसकी जो ओनरशिप है वो वापस ले सकते हैं. सो दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज द forfeiture of shares. Okay, so only partly paid of shares can be forfeited. Yes, जो shares only forfeited मतलब जो only partly होंगे, what जो भी shares की amount half paid होगी या फिर उसमें से कुछ अमाउंट पे हुए होंगे और बाकी रिमेनिंग होंगे, तो ऐसे ही शेयर्स जो वट एवर द पार्टली पेड ऑफ शेयर्स दे कैन ओनली फॉरफिट, अगर वो पूरी तरह से पेड है, उनकी पूरी अमाउंट पेड है, तो फिर फॉरफिट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता. ओके, बट उनकी जो अमाउंट अगर बाकी है और वो शेयर होल्डर नहीं पे कर पा रहे या फिर नहीं पे कर रहा है, देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी, ही कैन forfeit the shares of the shareholder or he can cancel the membership of the shareholder. Okay, now board can forfeit shares only in the interest of the company. सिर्फ कंपनी के मैटर में वो फॉरफिट कर सकते, कोई अपना पर्सनल कुछ इंटरेस्ट है तो वो उसके लिए नहीं शेयर्स को फॉरफिट कर सकते. दे कैन ओनली फॉरफिट द शेयर only in regard of the interest of the company. So here the board has the authority, they can forfeit the shares only in regard of the interest of the company. The company has to send a notice of forfeiture to the concerned member. Yes, before forfeiting the shares, the company first send to the notice to the regarding member. उस मेंबर्स को नोटिस भेजेंगे इन रिगार्ड ऑफ द फॉरफिचर ऑफ शेयर्स. ओके, ना नोटिस मस्ट गिव मिनिमम 14 days बिफोर फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस. ओके, नोटिस कब दी जाएगी, नोटिस 14 दिन के अंदर, 14 दिन के पहले, मतलब कि द नोटिस मस्ट गिव इन मिनिमम 14 days पीरियड, जो 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा उसके बाद ही उस नोटिस को क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा टू मेक द पेमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. ओके, मीन्स ऐसा बोलना पड़ेगा कंपनी को कि फॉरफिट करने के पहले कंपनी उनको नोटिस करेगी, प्लीज़ पे योर कॉल मनी, जो भी आपका रिमेनिंग अमाउंट हो पे करिए, विद द इंटरेस्ट के साथ पे करिए. ओके, बट अगर शेयर होल्डर उसको पे नहीं करता है उस 14 दिन के बाद, ओके, सो एट दैट टाइम कंपनी विल टेक द further steps and company can forfeit the shares. Okay, the company can reissue forfeited shares as these shares belong to the company. Okay, आफ्टर फॉरफिटिंग द शेयर्स कंपनी क्या करेगी, उस शेयर्स को अगेन इशू कर सकती है मार्केट में एज यूजुअल, जैसे कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करती है. सो हियर द कंपनी कैन री इशू द फॉरफिटेड शेयर एज दिस शेयर्स बिलोंग टू द कंपनी, जैसे वो कंपनी के शेयर्स है उसी तरह से उसको क्या करेगी, री इशू कर सकती है. नाउ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज नॉट द सेम एज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. जो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स होंगे वो एज यूजुअल अलॉटमेंट ऑफ शेयर के जैसे इशू नहीं होंगे. ओके, ऑन री इशू इफ कंपनी गेट मोर मनी देन द कॉल्स विच वॉज ड्यू, द एक्सेस अमाउंट इज पेड टू द मेंबर. ओके, व्हेन कंपनी, जो भी कंपनी री इशू कर रही है शेयर्स को और
उसको रीइशू करने के पहले जो भी कंपनी को जो भी कॉल्स मनी मिले थे, ओके, इन रिगार्ड ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, जो फॉरफिटेड शेयर के जो पहले के कॉल मनी जो भी मिले एक्सेस मनी, द कंपनी हैव टू पे टू द मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को जो भी मेंबर्स है, जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनको पे करना पड़ेगा. एंड देन द बोर्ड कैन कैंसल forfeiture under certain circumstances provided the member request the board before it is reissued. Okay, so but जब कंपनी कैंसिल कर रही है फॉरफिचर, ओके, मतलब कंपनी जो भी फॉरफिचर है उसको अगर कैंसिल कर रही है तो कौन कौन से सिचुएशन में कंपनी उसको कैंसिल कर सकती है, मतलब जो फॉरफिचर है उसको कौन कौन से सिचुएशन में कैंसिल कर सकती है, उसकी क्या क्या सिचुएशन होगी. तो यहाँ पे वो बोर्ड को डिसाइड करना पड़ेगा बिफोर इट इज़ रीयूज्ड, मतलब रीइशूड, मतलब कंपनी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब डिसाइड करते हैं कि उनको वो शेयर्स को अगेन रीइशूड करना है, तो इसके लिए उनको कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, या फिर उनको जो फॉरफिचर किया है उन्होंने शेयर्स अगर उसको कैंसिल करना है तो उसके लिए उनको कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे वो हम देखेंगे. ठीक है. नाउ इफेक्ट ऑफ द फॉरफिचर. ओके, फॉरफिचर करने के क्या क्या इफेक्ट होंगे. फर्स्ट, सीजेशन ऑफ मेंबरशिप. जो मेंबरशिप होएगी पर्टिकुलर शेयर्स की, जो भी कंसर्न शेयर होल्डर होंगे उनकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, सीज हो जाती है. मीन्स ऑन फॉरफिचर अ मेंबर सीजेस टू द मेंबर ऑफ अ कंपनी एंड लॉसेस ऑल मेंबरशिप राइट्स. द मेंबर्स नेम इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर. यस, मेंबरशिप उनकी सीज हो जाएगी. मीन्स द नेम ऑफ द मेंबर इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसमें से उनका नाम रिमूव कर दिया जाएगा, उनकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी. ओके, सो हियर द मेंबर सीजेस टू द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी. यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, जो मेंबरशिप उनकी रहेगी उसको सीज कर देगी एंड द मेंबर्स लॉस देयर मेंबरशिप राइट्स and authority, and he can also lost their ownership from the company, and the name of the members is removed from the register of the member. Now second is the liability of member. Yes, member is liable for the member is liable for the unpaid calls even after forfeiture of shares. Yes, यहाँ पे अगर कंपनी ने अगर शेयर्स को फॉरफिच भी कर दिया तो यहाँ पे जो मेंबर्स रहेंगे वो उनको यहाँ तक कि जो अनपेड कॉल्स है वो भी उनको पे करने पड़ेंगे. सो हियर द लायबिलिटी सीजेस ओनली व्हेन द कंपनी रीइश्यू द फॉरफिचर शेयर्स. यहाँ पर उनकी लायबिलिटी कब सीज होगी, जब कंपनी उन फॉरफिचर्स जो शेयर किए हैं उन्होंने जब उसको रीइश्यू कर रही है तब. अदरवाइज उनको जो भी अमाउंट उनका रिमेनिंग है वो उनको पे करना पड़ेगा. मीन्स ही इज लायबल टू पे द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ व्हाट इज द अनपेड कॉल्स. ओके. Now third is the liquidation of company. Yes, if a company goes in for the liquidation within 1 year of the forfeiture of share, so member whose shares have been forfeited is liable to pay the calls as a past member. Yes, अगर कंपनी लिक्विड होने जाती है within the 1 year of the forfeiture of share, means if your company are going to liquidate within the 1 year of the forfeiture of shares, मतलब जिस साल कंपनी ने पर्टिकुलर शेयर्स को फॉरवर्ड किया है और उसी साल मतलब उस एक साल के अंदर कंपनी लिक्विडेट होती है, सो जो मेंबर्स हैं जिनके भी शेयर फॉरवर्ड हुए हैं उनको क्या करना पड़ेगा, वो अपने जो फॉरफिचर जो शेयर्स हैं उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसकी जो रिमेनिंग कॉल अमाउंट है उसको पे करने के लिए वो लायबल रहेंगे एज अ पास्ट मेंबर. मतलब पुराने मेंबर के तौर पे उनको वो रिमेनिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा. ओके. So this is the effect of the forfeiture of share. In the next video we will come with the new topic. आज के लिए इतना ही. Goodbye.